साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में कोई चुनावी माहौल नहीं है। फिर भी राजनीतिक सुर्खियां ऐसे आ रही हैं कि जिस प्रकार से एक तरह से दोनों पार्टियों के अंदर, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने ही नेताओं के ऊपर अपने ही पार्टी के नेता कहीं न कहीं उंगली उठा रहे हैं, जिनमें एक प्रमुख नाम पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और नंबर 2 के मंत्री हरियाणा कैबिनेट में अनिल विज जी। साथियों, अनिल विज जी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है अपनी ही सरकार के ऊपर, और उन्होंने जनता के सामने एक बात रखी कि 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं और 100 दिन तक मैंने इंतज़ार किया है, ना मेरी कोई अधिकारी सुनवाई कर रहा है, ना मेरे काम हो रहे हैं। मेरे को हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे हलके की जो जनता है, अम्बाला की जो जनता है, उसको मैं किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि अम्बाला की जनता के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्होंने 7 बार मेरे को विधायक का चुनाव जितवाया है। और विधायक का चुनाव जिस जनता ने मेरे को जितवाया है, कि उस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर मुझे अनशन भी करना पड़ेगा तो मैं अनशन तक करूँगा। तो इस प्रकार की एक तरह से चेतावनी एक मंत्री द्वारा दे दी जाती है। तो कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश की नायब सिंह सैनी जी की सरकार पहली बार कहीं न कहीं कटघरे में तो साथियों खड़ी होती है। आखिर वो क्या मांगें अनिल विज साहब की थी कि जिनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पूरी नहीं कर पाए। उनका एक तो आरोप था साथियों के चुनाव के समय में किसी बड़े अधिकारी ने ठीक प्रकार से उनके साथ तालमेल नहीं रखा था, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी आरोप भी अनिल विज साहब ने सरकार के अधिकारी के ऊपर लगाए थे, और सरकार के समक्ष ये बात रखी थी कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। वर्तमान समय में अनिल विज जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फिलहाल भी हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा हैं और मंत्री के ओहदे पर हैं। अगर वो बाकी प्रदेश की जनता के बारे में कहते हैं कि बाकी हरियाणा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस प्रकार का बयान उनको साथियों शोभा नहीं देता है। अगर एक प्रकार से राजनीति से वो उब चुके हैं तो अपने मंत्री पद से वो इस्तीफा दें और फिर बात करें अपने हलके की। आज वो मंत्री के पद पर हैं तो पूरा हरियाणा उनका हलका है, पूरा हरियाणा ही उनका घर है साथियों, और उनके महकमों की जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है। हालांकि कहीं न कहीं सरकार ने दबाव में आकर के जो वहाँ के डीसी महोदय थे उनका ट्रांसफ़र साथियों कर दिया है, लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं है। अनिल विज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और ये कहा है कि मैं हर सोमवार को जनता दरबार लगाता था, वो जनता दरबार भी अब मैं नहीं लगाऊंगा। और दूसरा उनका कहना है कि कष्ट निवारण समिति की ग्रीवेंसेज कमेटीज की जो मीटिंगें होती हैं कि मैं उन मीटिंग के अंदर भी नहीं जाऊंगा। तो सरकार के ऊपर पहली बार उन्हीं की सरकार का मंत्री इस प्रकार की अगर टिप्पणी करता है तो कहीं न कहीं सरकार कटघरे में जरूर खड़ी होती है। या तो सरकार स्पष्ट करे कि अनिल विज जी के कौन से काम नहीं हो पाए और वो क्या चाहते थे, या अनिल विज जी स्वयं उन बातों के बारे में जनता के को बताएं। साथियों, जिस प्रकार से जो पिछली प्लान भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी के सहयोग से सरकार बनी थी, पिछली प्लान के अंदर, उस प्लान के अंदर जब दादा गौतम जी का मंत्री पद के ऊपर नाम नहीं आया था, तो कहीं न कहीं इसी प्रकार के सवर जो है दादा गौतम ने बोलना शुरू किया था जेजेपी नेताओं के खिलाफ। कहीं इसी प्रकार की पहल अनिल विज जी तो नहीं करने जा रहे हैं कि अपनी सरकार के नेतृत्व के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे बड़ा आरोप जो अनिल विज जी ने लगाया है वो ये लगाया है साथियों कि इनको तो ओडन खटोले में रहने की आदत है, ये ओडन खटोले से नीचे नहीं उतरते, यानी कि ज़मीन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की और नेताओं की या विधायकों की जो मांगे हैं वो किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए कि उनसे अनभिज्ञ हैं। तो ये पार्टी का तो अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, जिसको जुम्मा महज 100 दिन का कार्यकाल ही जिसका पूरा हुआ है, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उन्हीं की सरकार के नंबर 2 के मंत्री अनिल विज जी ने साथियों जरूर लगाया है। इसके विपरीत कहीं न कहीं साथियों कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी सुखद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कमेटियों के निर्माण की घोषणा की,
तो हुड्डा गुट के कई नेताओं के ने ये कहना आरंभ कर दिया है कि उन आदमियों को इसके अंदर रखा गया है कि जिन्होंने चुनाव में हमारा साथ नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी की यही एक मजबूरी कहें या विरोधाभास दोनों गुटों के अंदर कहें, कोई फैसला हुड्डा गुट लेता है तो विरोधी जो शैलजा गुट है वो कहीं न कहीं उन फैसलों का विरोध करता है। अगर अब दीपक बाबरिया ने कोई फैसला लिया है तो कहीं न कहीं हुड्डा के सिपह सालार जो हैं, जो हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीकी कांग्रेस के अंदर नेता है, वो उन फैसलों का कहीं न कहीं विरोध करते नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस के एक बड़े नेता के बारे में तो 2-3 दिन से साथियों सोशल मीडिया के ऊपर खबरें तैर रही हैं। कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस से गन्नौर से चुनाव लड़ा था, पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, बड़ा कद उनका पार्टी के अंदर रहा है। कहीं न कहीं बात ये चल रही है कि खट्टर साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो भी जल्द ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण ना कर लें। शायद इफ बट किंतु परंतु साथियों राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती हैं तो खबर तो साथियों जन्म ले ही लेती हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में फंसी हुई है, उसी प्रकार का नज़ारा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ भी साथियों देखने को मिल रहा है। और एक प्रमुख खबर साथियों जो कल की है वो ये थी कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होना था और चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथियों गठबंधन में थी और इनके पास 20 वोटें थी और 16 वोटें मात्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ थी। लेकिन जब मतदान मेयर पद के लिए हुआ तो 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग के बलबूते पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी मेयर का पद पाने में साथियों कामयाब रही है। अभी तक ये तो पुष्टि नहीं हुई है कि जिन 3 पार्षदों ने क्रॉस वोट की है कि वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं या कांग्रेस के पार्षद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी पार्षदों को पंजाब के अंदर किसी होटल के अंदर ठहरा के रखा था कि ताकि किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग ना हो और बड़े कॉन्फिडेंशियल रूप से वो इस चुनाव के अंदर मतदान करने के लिए अपने पार्षदों को साथियों लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ भी भीतरघात दोनों पार्टियों के 3 आदमियों ने जरूर किया, जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी मेयर का पद पाने में साथियों वहाँ कामयाब रही है। साथियों आज देश की सबसे बड़ी खबर एक और भी है, उस खबर के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज देश का बजट पेश हुआ है लोकसभा के अंदर। उसमें सबसे बड़ी जो बात लंबे समय से जो मध्यम वर्ग की साथियों आ रही थी वो टैक्स रिबेट की बात थी। आज चर्चाएं हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी, आय होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। शाम तक स्थिति साथियों स्पष्ट हो जाएगी और बजट के ऊपर हम कल विशेष रूप से एक वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।